ये कहानियों का सफर है जहां हर पल एक नया राज खुलता है, जहां हर किरदार अपनी जिंदगी से लड़ता है और जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो दिल को छू लें और रातों की नींद उड़ा दें। स्वागत है आपका इनोसेंट स्टोरी पर, जहां हर एपिसोड एक नई दुनिया, एक नया दर्द, एक नई जीत लेकर आता है। तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रिया पर वह धमाकेदार सच्चाई छोड़ने के बाद मुझे पता था कि उसे अभी अभी बताई गई हर बात को समझने के लिए समय चाहिए। यह जानने का बोझ कि अब वह खुद एक निशाना बन चुकी है कि उसका सिर्फ जिंदा होना दूसरों को खतरे में डाल सकता है, और यह कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कोई अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि एक एलियन प्रजाति द्वारा छेड़ी गई सुनियोजित जंग है। अगर कोई यह सब एक साथ बचाने की कोशिश करे तो उसका दिमाग टूट जाना तय था। इसलिए मैंने उसे थोड़ा स्पेस दिया और खुद कन्वीनियंस स्टोर के बचे खुचे सामान को व्यवस्थित तरीके से खोजना शुरू किया। जैसा मैंने सोचा था, स्टोर लगभग पूरी तरह खंगाला जा चुका था। फिर भी लोग अक्सर छोटी चीजें या वो सामान छोड़ देते हैं जिन्हें वे तुरंत काम का नहीं समझते। काउंटर के पीछे मुझे एक प्लास्टिक का लाइटर मिला जो रजिस्टर के पीछे गिरा हुआ था। मैंने उसे जलाकर देखा। आग मजबूत और स्थिर थी। एक छोटी सी जीत। यह काम आ सकता था। खोज जारी रखते हुए मुझे एक छोटा सा फार्मेसी सेक्शन मिला जिसे पूरी तरह नहीं लूटा गया था। नीचे की शेल्फ पर कई टूथब्रश अपने पैकेट में पड़े थे, साथ में 2 टूथपेस्ट के ट्यूब भी। हमारे पास पहले से बेसिक डेंटल हाइजीन का सामान था, लेकिन इस दुनिया में जहां एक मामूली इन्फेक्शन भी मौत बन सकता था, मुंह और दांतों की साफ सफाई बेहद जरूरी थी। ऊपर से साफ और सामान्य महसूस करने का मानसिक सुकून, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, बेहद अहम था। मैंने वह सामान जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। बाकी खोज से ज्यादा कुछ नहीं मिला। कुछ पेन जो अभी भी चलते थे, एक धूल भरा पड़ने वाला चश्मा जो किसी के काम आ सकता था, और एक छोटा सा सिलाई किट जिसे किसी ने नजरअंदाज कर दिया था। बाकी सब बेकार चीजें थीं, सस्ते शोपीस, एक्सपायर हो चुकी मैगजीनें और उन प्रोडक्ट्स के प्रचार पर्चे जो अब मौजूद ही नहीं थे। सबसे ज्यादा निराशा इस बात की थी कि कहीं भी सुरक्षित रखा हुआ मांस नहीं था। रेफ्रिजरेटेड सेक्शन पूरी तरह खाली था और झटके हुए मांस या कैन वाले खाने भी कब के गायब हो चुके थे। सिर्फ खाली शेल्फ और सड़े हुए खाने की बदबू बची थी, इस बात की गवाही कि यहां कभी कुछ था। दुनिया खत्म हुए 4 दिन हो चुके थे। स्वाभाविक था कि खराब होने वाला सब कुछ अब तक जा चुका हो। फिर भी मुझे जबरदस्त तरीके से प्रोटीन की तलब लग रही थी। कल उस मार्केट से जो थोड़ा बहुत मांस और अंडे मिले थे, वे हमेशा नहीं चलने वाले थे। जब वो खत्म हो जाएंगे तब क्या? जंगली जानवरों का शिकार करने का ख्याल ही मुझे सिहरने पर मजबूर कर गया। बचपन की कैंपिंग से मुझे थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन बिना ठीक से प्रोसेस किए, जांचे परखे और साफ माहौल में तैयार किए गए मांस को खाने का विचार ही पेट पलट देता था। अगर गलत तरीके से पका मांस खाकर हम बीमार पड़ गए तो? फिर एक और ख्याल आया, क्या डुलाहान वायरस खाने से होने वाली बीमारियों से भी कुछ सुरक्षा देता है? अगर इस वायरस ने मेरी शारीरिक क्षमता बढ़ाई है तो शायद इसने मेरी इम्यूनिटी भी मजबूत की हो। एक और रहस्य, एक और सवाल जिसे मुझे समझना था। खोज जारी रखते हुए मेरी नजर एक चीज पर पड़ी और मैं ठिठक गया। मोटर ऑयल के रैक के पीछे एक टायर आयरन पड़ा था, करीब 2 फुट लंबा, ठोस स्टील का, एक सिरे पर मुड़ा हुआ। मैंने उसे उठाया और उसका वजन और संतुलन परखा। यह प्रिया के किचन नाइफ से भारी था, लेकिन इसकी अतिरिक्त पहुंच नजदीकी लड़ाई में बेहद कीमती थी। भले ही इसमें धार नहीं थी, लेकिन स्टील की जोरदार चोट खोपड़ी को उतनी ही आसानी से तोड़ सकती थी जितनी आसानी से चाकू काट सकता है। और प्रिया की नई मिली ताकत के लिए यह उसकी रक्षा क्षमता में बड़ा अपग्रेड था। इसकी लंबाई उसे इन्फेक्टेड से सुरक्षित दूरी बनाए रखने देगी, जिससे काटे जाने या खरोंच लगने का खतरा कम होगा। भले ही यह चाकू जितना अंदर न घुसे, लेकिन इसकी कुचलने वाली ताकत ज्यादातर खतरों को रोकने के लिए काफी थी। ऊपर से टायर आयरन लगभग टूटता नहीं, चाकुओं की तरह कुंद या टूट जाने का डर नहीं। मैं मुड़ा और प्रिया की तरफ देखा। वह अब भी खिड़की के पास खड़ी थी, खुद को बाहों में समेटे बाहर खाली सड़क को घूर रही थी। प्रिया, मैंने धीरे से पुकारा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अब भी उन सब बातों के असर में डूबी हुई थी जो मैंने उसे बताई थी। कौन उसे दोष दे सकता था? यह जानना कि तुम्हारा अस्तित्व ही राक्षसों को खींचता है, इसे कोई भी जल्दी नहीं बचा सकता। आखिरकार उसने बिना पीछे मुड़े कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक एलियन जाति जानबूझकर वायरस फैला रही है, इंसानों को हथियार बना रही है और हमें इसलिए मारना चाहती है क्योंकि हमारे अंदर उनसे भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। इस तरह सुनाने पर यह सचमुच पागलपन लगता था। पहले के जमाने में ऐसी बातें करने वाला सीधा मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता। मुझे पता है यह अविश्वसनीय लगता है, मैंने नरमी से कहा, लेकिन यही सच है। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में डर और सदमे के साथ साथ एक तरह की स्वीकार्यता भी थी। पिछले कुछ दिनों में शायद उसने मुझ पर गहरा भरोसा कर लिया था। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कम्युनिटी पर जो हमले हो रहे हैं उनका भी इससे संबंध है? उसने उस म्यूनिसिपल बिल्डिंग की ओर इशारा किया जहां मार्गरेट और उसके लोग रहते थे।
मैंने सवाल पर गंभीरता से सोचा। हम किसी कम्युनिटी में पहुंचते हैं और अचानक उन पर हमले शुरू हो जाते हैं, यह वाकई शक पैदा करता था। लेकिन पक्का कहना मुश्किल था और बिना सबूत निष्कर्ष निकालना भी उतना ही खतरनाक हो सकता था। मैं पक्का नहीं कह सकता, मैंने स्वीकार किया। यही समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम तय कर सकें कि हमें जैक्सन टाउनशिप छोड़नी पड़ेगी या नहीं। उसने कड़वे स्वर में बात पूरी की। हम कब तक भागते रहेंगे, आर्यन? और हमारे साथ जो लोग हैं, मेरी बहन आराध्या, रिया, बाकी सब, क्या हम उन्हें हमेशा खतरे में डालते रहेंगे क्योंकि इन्फेक्टेड हम जैसे लोगों की तरफ खींचते हैं? वह अपनी छोटी बहन और बाकी सबके बारे में सोच रही थी। यह स्वाभाविक था, लेकिन उसे यह बोझ अकेले नहीं उठाना था। तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा, शब्द बिना सोचे ही निकल गए। प्रिया चौंक कर मेरी ओर मुड़ी। तुम सब चाहो तो यहीं रह सकते हो, मैंने आगे कहा, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। मुझे जाना होगा। तुम सब में डुलाहान वायरस बहुत कम मात्रा में है, तुम लोग काफी हद तक सुरक्षित हो। मैं असली होस्ट हूं, मुख्य निशाना। इन्फेक्टेड और वह एलियन जाति मुझे बहुत दूर से महसूस कर सकती है, जितना तुम्हें नहीं। यह सच था। जब तक इन्फेक्टेड लगभग पास न हों, वे प्रिया या रिया में मौजूद वायरस को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन मैं तो जैसे मौत की फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला रेडियो टावर था। तुम उस घर में रह सकते हो जो तुमने ढूंढा है, मार्गरेट की कम्युनिटी के साथ मिलकर, मैंने कहा। तुम यहां एक असली जिंदगी बना सकते हो, खेती, सुरक्षा, दूसरे इलाकों से संपर्क। यह एक छोटा शहर है। सही लोग और संसाधन हों तो इसे सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा मैं सोचता गया, उतना ही यह तर्कसंगत लगता गया। जैक्सन टाउनशिप भौगोलिक रूप से मजबूत थी, म्यूनिसिपल बिल्डिंग भी ठोस थी और मार्गरेट के लोग समझदारी से काम लेते थे। बेशक, मुझे जाने से पहले प्रिया और रिया को पूरी तरह स्थिर करना होता। लेकिन अगर सब ठीक हो जाए, शायद वे सब वह सामान्य जिंदगी जी सकें जिसके वे हकदार थे। प्रिया मुझे देर तक देखती रही। क्या तुम सच में इस बारे में गंभीर हो, आर्यन? उसने पूछा। हाँ, मैंने पूरी दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं सच में हूं। नंदिनी, प्रिया और रिया के साथ रहना मेरे लिए एक वरदान था। उन्होंने कभी मेरी लड़ाई अपने ऊपर लेने को नहीं कहा था। वे मेरी वजह से इस दुस्वप्न में खिंच आई थी। कम से कम मैं उन्हें वह जिंदगी देने की कोशिश कर सकता था जो मुझे कभी नहीं मिलेगी। फिर भी, यह कहते हुए मेरे सीने में एक खालीपन उभर आया। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी उनकी जान खतरे में डालती तो मैं पल भर भी नहीं रुकता। और तुम? उसने धीरे से पूछा। तुम्हारा क्या होगा जब तुम अकेले इस जंग में उतरोगे, जिसके बारे में किसी और को पता भी नहीं? मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। सच यह था कि साथियों के बिना मेरे बचने की संभावना बहुत कम हो जाती। अगर माँ की मौत के बाद मुझे नीचे से प्रिया और आराध्या की आवाजें न सुनाई देतीं और नंदिनी की याद न आती, तो शायद मैं सच में पागल हो गया होता। मुझे नहीं पता था कि मैं अकेले रहकर मानसिक रूप से जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा, मैंने कहा। प्रिया चुप हो गई। उसकी आंखों में चोट, झुंझलाहट और जिद ऑल एक साथ थे। आर्यन, यह मेरी समस्या है, मैंने बीच में रोक दिया, शायद जरूरत से ज्यादा सख्ती से। तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं खुद भी नहीं जानता कि हम किस वजन से जूझ रहे हैं, लेकिन यह मुझे कुचल रहा है। ये शब्द उस बेचैनी से निकले जो सफेद औरत से मुलाकात के बाद से मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। डुलाहान वायरस जैसे मुझे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहा था। मेरे दिमाग के पीछे एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जानवरों की तरह जो इंसानों से पहले आपदा महसूस कर लेते हैं। और इस वक्त मेरी हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी, आज रात कुछ गलत होने वाला है। चलो, कार वापस ले चलते हैं, मैंने कहा। हम दोनों पीली कार के दोनों तरफ खड़े हुए। कार दिखने से ज्यादा भारी थी, लेकिन मेरी और प्रिया की बढ़ी हुई ताकत ने काम आसान बना दिया। 10 मिनट की मेहनत के बाद हम म्यूनिसिपल बिल्डिंग पहुंच गए। 2 इन्फेक्टेड रास्ते में आए, मैंने कुल्हाड़ी से निपटा दिया। बैरियर तक पहुंचते पहुंचते हम थक चुके थे। लोग हमें हैरानी से देखने लगे। मार्क पास आया। 2 लोग और पूरी कार। बस थोड़ी सी ताकत, मैंने कहा। वह हंसा। थोड़ी? काम जारी रहा। सूरज ढल रहा था। आसमान लाल हो चुका था। और जैक्सन टाउनशिप पर वह अनजाना डर और भी गहराता जा रहा था। सूरज आखिरकार क्षितिज के पीछे ढल चुका था। जैक्सन टाउनशिप की म्यूनिसिपल बिल्डिंग की गंदी खिड़कियों से दिन की आखिरी रोशनी झिलमिलाई और फिर बुझ गई। अब अंधेरे को पीछे धकेलने के लिए सिर्फ इक्का दुक्का मोमबत्तियों की गर्म रोशनी बची थी। रात का खाना तैयार था। पकते हुए खाने की खुशबू गलियारों में फैल रही थी। जो कभी टाउन क्लर्क का ऑफिस हुआ करता था, वहां अब 3 कैंपिंग स्टोव और कुछ हॉट प्लेट्स धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे, इमरजेंसी जनरेटर के कीमती ईंधन से चल रहे। कम्युनिटी अब बिजली को लेकर समझदार हो चुकी थी।
खाना बनाना जरूरी था। बाकी सब सुबह तक इंतजार कर सकता था। प्रिया ने हाथ पोंछते हुए उस सादे लेकिन दिल से बने खाने को देखा जो उसने तैयार किया था। 2 अंडे, बिल्कुल सुनहरे, और उनके पास करारे आलू के टुकड़े, जिन पर उसने थोड़ा ओरिगैनो डाला था। तुम्हें सारा काम करने की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा, दरवाजे के सहारे खड़े होकर उसे 2 हल्की सी टूटी हुई सिरेमिक प्लेटों में खाना परोसते देखते हुए। पेपर प्लेट से यह साफ अपग्रेड था। वह ऊपर देखती है, अपने लाल बालों की एक लट कान के पीछे करते हुए। मैं चाहती थी, उसने कहा। वैसे भी आज तुमने काफी कर लिया है। हालांकि मुझे लगा कि उसने मुझसे ज्यादा किया था। कमरा स्टोव की गर्मी और हमारे शरीर की ऊष्मा से घुटन भरा हो गया था। बाहर खाए, मैंने कहा। यहां काफी उमस हो गई है। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, ताजी हवा अच्छी लगेगी। हम बिल्डिंग के मुख्य कॉरिडोर से गुजरे। चारों तरफ लोग अलग अलग कमरों में बैठे खाना खा रहे थे। रिसेप्शन एरिया एक अस्थायी कम्युनिटी हॉल बन चुका था। कम से कम 20 लोग कुर्सियों और गद्दों पर बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें इतनी थीं कि बाहर से कभी कभार आने वाली ज़ॉम्बियों की कराह लगभग दबसी जाती थी। मार्टिन ने हमें देखा और मुस्कराया। हे आर्यन। प्रिया, हमारे साथ बैठो ना। मिसेस पैटरसन ने आखिरी कॉर्नमील से कॉर्न ब्रेड बनाई है। मैंने महसूस किया कि प्रिया थोड़ा सख्त हो गई। आमंत्रण अच्छा था, लेकिन हम दोनों को शांति चाहिए थी। धन्यवाद, मार्टिन, मैंने कहा। लेकिन हमें थोड़ी बात करनी है। और सच कहूं तो हम दोनों बहुत थके हुए हैं। मार्टिन समझ गया। कोई बात नहीं। कल मिलते हैं। कम्युनिटी जरूरी है, खासकर अब। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा किसी वरदान जैसी लगी। ऊपर आसमान में तारे काले मखमल पर बिखरे हीरे जैसे चमक रहे थे। हम 2 बेमेल लॉन चेयरों पर बैठ गए। प्लास्टिक के कांटे आदर्श नहीं थे, लेकिन जो था वही था। मैंने ऑमलेट का एक कौर लिया। स्वाद हैरान कर देने वाला था। यह सच में बहुत अच्छा है, मैंने कहा। मतलब? बहुत। प्रिया मुस्कराई। इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। मैं मजाक नहीं कर रहा। यह सब बनाना कहाँ सीखा? उसने एक आलू का टुकड़ा खाया। आराध्या से। माँ 2 नौकरियां करती थीं। मैं ही खाना बनाती थी। उसकी आवाज में गर्व और पुरानी थकान दोनों थे। अंडे और आलू से काफी एक्सपेरिमेंट किए। तुम्हारी बहन किस्मत वाली है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। क्या सच में? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद मैंने सुनी ही न होती। वह देर तक चुप रही, फिर बोली, कभी कभी लगता है मैंने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी। बहन बनने के बजाय मां बनने की कोशिश की। फिर उसने अपने पिता के जाने, मां की बीमारी, कैंसर, अंतिम संस्कार सब बताया। कैसे पिता लौटे, पैसे दिए, और कैसे आराध्या ने उसे माफ नहीं किया। इसीलिए वह तुम्हारे साथ मुझे पसंद नहीं करती, प्रिया बोली। उसे लगता है सारे आदमी पापा जैसे होते हैं। और तुम क्या सोचती हो, मैंने पूछा। मुझे लगता है वह डरी हुई है, और शायद मैं सच में ज्यादा भरोसा कर लेती हूं। उसने मेरी तरफ देखा। मतलब? 4 दिन में मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सुना रही हूं। अब तो रिश्तों को तेज कर देती है, मैंने कहा। तो क्या यह बस क्राइसिस बॉन्डिंग है? उसने पूछा। मैं रुक गया। हम दोस्त हैं, मैंने कहा। अच्छे दोस्त। उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी आई। दोस्त, उसने दोहराया। मैंने हिम्मत की। आराध्या पूरी तरह गलत नहीं है मेरे बारे में। क्या? वह चौंक गई। मैंने धीरे धीरे समझाया। मेरी शक्ति, दूसरी औरतें, इलाज। वह लाल हो गई। क्या? यह मेरे बाद हुआ? उसने पूछा। मैं चुप रहा। मैं बिना उसकी इजाजत नहीं बता सकता, मैंने कहा।
उसने सिर हिलाया। मैं समझती हूं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या वह चाहेंगी कि भविष्य में किसी और संक्रमित औरत को भरोसा दिलाने के लिए उसका नाम लिया जाए? लंबी चुप्पी। फिर, ठीक है, उसने कहा। अगर इससे किसी और की जान बचती है तो मैं मदद करूंगी। उस पल मुझे एहसास हुआ, वह कितनी मजबूत है। हमने खाना पूरा किया। माहौल हल्का हो गया। और तभी दर्द। अचानक सीने में बर्फीले पंजे जैसे। सांस रुक गई। आर्यन? प्रिया की आवाज दूर से आई। मुझे जवाब नहीं सूझा। दुल्हन चीख रहा था। मैंने अंधेरे की तरफ देखा। वह आ रहा है। मैंने फुसफुसाकर कहा। वो आ रहा है, मैंने कहा। मेरे बगल में बैठी प्रिया ने मेरी तरफ देखा। क्या आ रहा है? उसने अपनी प्लेट नीचे रखते हुए पूछा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी, जैसे धनुष की डोरी। कुछ, मैंने जवाब दिया, और पहले से ही उस अस्थायी बैरिकेड की तरफ बढ़ने लगा जो हमारी सुरक्षा कर रहा था। मैं सावधानी से उसके पास पहुंचा। लेकिन बैरिकेड के उस पार, बढ़ते अंधेरे में, कुछ और ही हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने दो धातु की चादरों के बीच बने छोटे से गैप में अपना चेहरा लगाया और अंधेरे में झांका। पहले तो वही जाना पहचाना शहरी उजाड़ दिखाई दिया, छोड़ी हुई कारें, टूटे स्ट्रीट लाइट जो मरे हुए पहरेदारों की तरह खड़े थे, और सड़ांध की वही बदबू जो अब दुनिया की नई खुशबू बन चुकी थी। फिर मैंने उसे सुना। कराहें। वे हमेशा से थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये कराहें बिखरी हुई नहीं थीं। ये समन्वित थीं। जानबूझकर। और ये पास आ रही थीं। मैंने दिमाग में आवाजें गिननी शुरू की, संख्या, दूरी, खतरे का अंदाजा लगाते हुए। जो मैंने सुना, उससे मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई। इनकी संख्या ज्यादा है, मैंने खुद से फुसफुसाया, अंधेरे को हिलते डुलते देखते हुए। और ये अब यूं ही भटक नहीं रहे। मैं मुड़ा और वापस म्यूनिसिपल बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर करीब 30 लोग अस्थायी टेबलों के आसपास बैठे थे, उस खाने को बांट रहे थे जिसे इस तबाह दुनिया में अब डिनर कहा जा सकता था। मार्गरेट बीच वाली टेबल पर बैठी थी, बस्ती के कुछ रक्षकों के साथ धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रही थी। मैं पास पहुंचा तो बातचीत अचानक रुक गई। मेरे चेहरे पर लिखी बेचैनी छुप नहीं पाई थी। मार्गरेट, मैंने कहा, संक्रमित पास आ रहे हैं। और जिन लोगों का तुमने जिक्र किया था, जिन्होंने हमारे गेट तोड़े थे, मुझे लगता है वो भी आ सकते हैं। असर तुरंत हुआ। कमरे पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वजन डाल दिया हो। फिर अचानक हर तरफ घबराई हुई फुसफुसाहटें गूंज उठीं। कितने हैं? पक्का है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या हमें यहां से निकल जाना चाहिए? मार्गरेट तुरंत खड़ी हो गई। उसकी कुर्सी फर्श पर जोर से घिसटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आवाज स्थिर थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उसने पूछा। मैंने सख्ती से सिर हिलाया। हाँ। अभी दिख नहीं रहे, लेकिन सुनाई दे रहे हैं। संख्या ज्यादा है, और ये समूह में हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। बिना देर किए, कई स्काउट्स उठे और दरवाजे की तरफ चले गए। हम सबने बेचैन खामोशी में इंतजार किया। दूर हवा की सरसराहट और बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहे माता पिता की फुसफुसाहटें ही सुनाई दे रही थीं। मिनट घंटों जैसे लगने लगे। आखिरकार स्काउट्स लौटे। उनके चेहरे पर उलझन और शक था। कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उनमें से एक बोला, परिधि साफ है। आवाजें भी वही हैं। बाकी ने भी हामी भरी। कुछ चेहरों पर राहत झलकने लगी। लेकिन मुझे पता था, जो मैंने महसूस किया था वो असली था। नहीं, मैं आगे बढ़ा। मुझ पर भरोसा करो। ये आ रहे हैं। सबको अभी तैयारी करनी होगी। और तभी ब्रैड ने अपनी एंट्री मारी। और हमें तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करना चाहिए?
उसकी आवाज में शक और छुपी हुई नफरत टपक रही थी। मैंने आवाज शांत रखी, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मेरी शांति ने उसे और चिढ़ा दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या पता तुम उन्हीं हरामियों के साथ मिले हुए हो जो हम पर हमला कर रहे हैं? जब हम कमजोर होते हैं तब वार करते हैं। क्या सच में ये आरोप लगाने का वक्त था? कई लोग उसकी वजह से ही तनाव में आ गए। तभी मार्टिन आगे आया। ब्रैड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था, इसी आदमी ने जोएल की जान बचाई थी, संक्रमित कुत्ते से। लेकिन ब्रैंड रुकने वाला नहीं था। मैं बस कह रहा हूं, ये जासूस हो सकता है। भरोसा जीतो, अंदर घुसो, हमारी सुरक्षा, संसाधन जानो, फिर असली मालिकों को बता दो। बहुत फिल्में देखता है, मैंने घूरते हुए कहा। फिल्में? वह लगभग चिल्ला पड़ा। बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और तुम कहते हो जासूस नहीं हो सकते? तभी प्रिया बोली। उसकी आवाज में धार थी। वो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये तुम्हें दिख नहीं रहा? ब्रैड की नजर उस पर गई और उसका भाव बदल गया। तुम जैसी हॉट लड़की इस जैसे आदमी के साथ क्या कर रही हो? उसने मुस्कराते हुए कहा। ब्रैड, मार्गरेट ने थक कर कहा। बस। वह चिढ़कर पीछे हटा और मुझे घूरता हुआ हथियारों की तरफ चला गया। मार्गरेट ने सबको संबोधित किया। चाहे स्रोत कुछ भी हो, अगर जरा भी खतरे की संभावना है तो हमें तैयार रहना होगा। सब लोग परिधि पर फैल जाओ। कुछ ही मिनटों में शांत डिनर का माहौल युद्ध की तैयारी में बदल गया। मैं देख रहा था, आम लोग रक्षक बनते जा रहे थे। मार्गरेट मेरे पास आई। क्या तुम हमारे साथ लड़ोगे? उसने पूछा। हाँ, मैंने बिना सोचे कहा। प्रिया मेरे पास आकर खड़ी हो गई, हाथ में टायर आयरन कसकर पकड़े। मैं भी। और तभी हवा फट गई। एक भयानक धमाका। पूरी बिल्डिंग हिल गई। खिड़कियां कांप उठीं, छत से धूल गिरने लगी, कई लोग जमीन पर गिर पड़े। खिड़कियों से बाहर आग की लपटें आसमान को लाल नारंगी रंग में रंग रही थीं। फिर चीखें। हे भगवान! मुख्य प्रवेश। बैरिकेड टूट गया। हम सब बाहर भागे और जो देखा, उसने रूह जमा दी। मुख्य गेट, कारों और स्टील से बना, पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लाशें, धुआं, जली हुई धातु। मैं दौड़ा। एक महिला मलबे में फंसी थी, पैर अजीब कोण में मुड़ा हुआ। रुको, मैंने कहा। प्रिया बगल में थी। ये क्या था? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता था। सब घायलों को अंदर ले जाओ, मैंने चिल्लाया। और फिर संक्रमित। कम से कम 50। आग की रोशनी में वे दिखे, एक संगठित भीड़। हथियार तैयार, मार्गरेट चिल्लाई। मैंने कुल्हाड़ी कस ली। बैंड मेरे बगल में आया। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। और तभी वो एहसास। दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। दुनिया धीमी हो गई। सब नीचे, मैंने दहाड़ा। मैंने प्रिया को खींच लिया। और फिर आसमान से आग गिरी। 6 फीट की आग की गेंद। जमीन पिघल गई। दीवार गायब हो गई। ये क्या था? ब्रैंड चिल्लाया। मैं खड़ा हुआ। अब मुझे यकीन था, ये सिर्फ इंसान नहीं थे। वो अभी भी आ रहे हैं, मैंने चिल्लाया। आग में लिपटे संक्रमित। चलते हुए। नरक खुद चलकर आ रहा था। हमें उस चीज को गिराना होगा जो ये सब फायर कर रही है, मैंने कहा। ये गिराना? प्रिया ने दोहराया। उसकी आवाज में हैरानी बिल्कुल जायज थी। वह अपनी आंखों से देख चुकी थी कि वो आग के गोले क्या कर सकते हैं, कैसे उन्होंने हमारी मजबूत दीवारों को ऐसे पिघला दिया जैसे वो कागज की बनी हो। जो भी इसके पीछे था, उसे ढूंढकर मारने का विचार ही पागलपन लग रहा था। मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, वरना ये कभी नहीं रुकेगा। कल फिर फायर करेगा, फिर परसों।
तब तक करता रहेगा जब तक ये पूरी जगह सिर्फ राख और यादें न बन जाए। मैंने दक्षिणी बैरिकेड में बने उस पिघले हुए छेद की तरफ इशारा किया, जो अभी भी अंधेरे में लाल लाल चमक रहा था। चारों तरफ देखो, प्रिया। हम इतनी तेजी से डिफेंस बना ही नहीं सकते कि इस तरह की फायर पावर का मुकाबला कर सके। हथियारों के स्टॉक के पास खड़ा ब्रैड अचानक जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे कोई बड़ा मजाक सुनने को मिल गया हो। और भला तुम उसे गिराओगे कैसे? हाँ, वह हमारी तरफ बढ़ा, राइफल लापरवाही से कंधे पर लटकाए हुए, चेहरा तिरस्कार से भरा। जो भी चीज ये हरामी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साफ तौर पर भारी सुरक्षा में है। और अगर तुम्हें याद न हो, जीनियस, तो हमारे और उस हथियार के बीच ढेर सारे संक्रमित घूम रहे हैं। वह ऐसे सूंघा जैसे उसने कोई बहुत तीखा पंचलाइन मार दिया हो। मेरा गुस्सा भड़का, लेकिन मैंने आवाज शांत रखी। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए पूछा। यहीं बैठे रहें और देखते रहें कि हमारे आसपास सब कुछ राख बन जाए, या ये उम्मीद करें कि वो बोर होकर चला जाएगा? ब्रैड का चेहरा लाल हो गया। एक पल को लगा कि वो सच में मुझ पर हाथ उठा देगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और माथे की नस गुस्से से फड़क रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह मेरे प्लान की आलोचना कर सकता था, लेकिन कोई बेहतर विकल्प उसके पास भी नहीं था। खामोशी फैल गई। तभी मार्टिन की आवाज ने तनाव तोड़ा। क्या तुम सच में ऐसा करने का मतलब रखते हो, आर्यन? उसने पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं आगे जाकर बस हालात देखूंगा, जो भी है उसे समझूंगा और देखूंगा कि कुछ किया जा सकता है या नहीं। सच ये था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे साथ आए। इन आम लोगों के लिए ये मिशन आत्महत्या होता, चाहे वो कितने ही बहादुर क्यों न हो। लेकिन मैं अब आम नहीं था। मेरे अंदर का वायरस मुझे बदल चुका था। मार्गरेट आगे आई। क्या तुम्हें ये भी पता है कि वो लोग हैं कहाँ? जो भी ये कर रहा है, वो आसपास कहीं भी हो सकता है। मैं पता लगा लूंगा, मैंने कहा। मैं ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे पहले से ही दिशा का अंदाजा हो रहा था। मेरी बढ़ी हुई इंद्रियां कुछ निशान पकड़ रही थीं, दूर की गर्मी, किसी अजीब ईंधन की गंध, यहां तक कि किसी ऐसी चीज की हल्की सांसों की आवाज जो इंसान नहीं थी। तुम पता लगा लोगे? ब्रैड ने ठहाका लगाया। ये आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। अंधेरे में परछाइयों के पीछे भागते भागते मर जाएगा। मैं ज्यादातर संक्रमितों से तेज हूं और चुप रहना जानता हूं, मैंने कहा। जोखिम लेने लायक है। मैं इमारत के अंदर की तरफ बढ़ा, अपना बैग और कुछ जरूरी सामान लेने। जब तक मैं वापस न आऊं, डिफेंस संभाले रखना। अगर सुबह तक नहीं लौटा, तो मान लेना कि मैं नहीं बचा। और इवैक्यूएशन की तैयारी शुरू कर देना। मार्टिन और मार्गरेट साफ तौर पर बहस करना चाहते थे, मुझे रोकना चाहते थे। लेकिन तभी एक और संक्रमितों का झुंड टूटी हुई परिधि की तरफ बढ़ने लगा और उन्हें फिर से लड़ाई पर ध्यान देना पड़ा। गोलियों की आवाज फिर गूंज उठी। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। प्रिया की आवाज आई। मैं मुड़ा और देखा, वह अपना बैग कंधे पर डाल रही थी। प्रिया, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। नहीं, इस बारे में तुम्हारा कोई फैसला नहीं चलेगा। उसका लहजा ऐसा था जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो रेबेका अकेली रह जाएगी। एक पल के लिए उसका चेहरा नरम पड़ा, लेकिन फिर उसका जबड़ा कस गया। मुझे कुछ नहीं होगा, उसने कहा, क्योंकि मैं मजबूत हूं। और तुम मेरी पीठ देखोगे, है ना? उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब तुम मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो, मैंने सोचा। लेकिन मुझे पता था, अब बहस बेकार है। मेरे पास रहना, मैंने कहा। तेज चलेंगे, शांत रहेंगे, और जब तक जरूरी न हो, किसी से नहीं लड़ेंगे। हम उस छेद की तरफ बढ़े जो आग के गोले ने मुख्य प्रवेश पर पिघला दिया था। आर्यन, पीछे से मार्टिन की आवाज आई। वह हमारी तरफ दौड़ रहा था, हाथ में कुछ काला सा धातु का।
उसने उसे मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने रिफ्लेक्स में पकड़ लिया। शॉटगन। लकड़ी का बट घिसा हुआ था, लेकिन बैरल साफ था और एक्शन मजबूत लग रहा था। सिर्फ 5 शेल बचे हैं, मार्टिन बोला। लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है ना? धन्यवाद, मार्टिन, मैंने कहा। मैं इन्हें बेकार नहीं जाने दूंगा। सावधान रहना, वह चिल्लाया। बस हालात देखना और तभी हमला करना जब पक्का लगे कि जीत सकते हो। मैंने सिर हिलाया। प्रिया और मैं पिघले हुए छेद से निकलकर बाहर के दुश्मन भरे अंधेरे में घुस गए। हम तेज चले, लेकिन सावधानी से। हमारी बढ़ी हुई रफ्तार और स्टेमिना हमें वो गति दे रही थी जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन थी। तुम्हें लगता है हमें कोई राक्षस मिलेगा? दौड़ते दौड़ते प्रिया ने पूछा। मैंने पलटी हुई बस के चारों ओर से रास्ता बनाते हुए सोचा। उम्मीद तो नहीं, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि जो आग के गोले फायर कर रहा है वो कोई साधारण हथियार हो। सही कह रहे हो, उसने कहा। और पहले जिस तरह संक्रमित समन्वित थे, कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। हम आगे बढ़ते रहे। निशान ढूंढना मुश्किल नहीं था। पिघली हुई सड़कें, मुड़ा हुआ लोहा, जले हुए निशान, सब चमक रहे थे। जो भी ये बना रहा था, उसका तापमान किसी भी सामान्य हथियार से कहीं ज्यादा था। करीब 10 मिनट बाद मुझे एक गंध आई, जिसने मेरी इंद्रियों को पीछे हटा दिया। मैंने हाथ उठाकर प्रिया को रुकने का इशारा किया। हम एक पुराने स्ट्रिप मॉल के किनारे पहुंच चुके थे, जिसके बीच में एक बड़ी फार्मेसी थी, जो हैरानी की बात थी कि अब भी ज्यादातर सलामत थी। लेकिन मेरी नज़र इमारत पर नहीं थी। पार्किंग लॉट में करीब 1 दर्जन संक्रमित बिल्कुल सीधी पंक्तियों में खड़े थे, सैनिकों की तरह। वे हिले भी नहीं। सभी के सिर एक ही दिशा में मुड़े हुए थे, मानो किसी अदृश्य कमांडर का इंतजार कर रहे हों। और उनके पीछे, पार्किंग के बीचों बीच बैठा हुआ था हमारी समस्या का असली स्रोत। वो क्या चीज है? प्रिया ने फुसफुसाया। वह किसी बड़े कद्दू जितना था, लेकिन उसका रंग गहरा लाल था, जैसे धड़कता हुआ मांस। वह धीरे धीरे फूलने लगा, जैसे कोई गुब्बारा हवा से भर रहा हो। उसके अंदर आग जमा हो रही थी। फिर धम, उसने आग का गोला उगल दिया और फिर से सिकुड़ने लगा। मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। ये कोई हथियार नहीं था, ये जिंदा था। अब क्या करें? प्रिया ने पूछा। इसे मारेंगे। मैंने शॉटगन कसकर पकड़ी। पीछे से जाएंगे, मैंने फुसफुसाया। इसका ध्यान म्युनिसिपल ऑफिस पर है। अगर ब्लाइंड स्पॉट से पहुंचे और संक्रमित, जहां बच सकें बचेंगे, जरूरत पड़ी तो काटेंगे। हम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन तभी सभी संक्रमितों के सिर एक साथ हमारी तरफ घूम गए और सब कुछ बिगड़ गया। प्रिया, फार्मेसी में घुसो, मैंने चिल्लाया। वह बिना रुके दौड़ी। मैं नहीं रुका। वो चीज मेरी तरफ मुड़ी। आग तैयार हो रही थी। अगर वो मुझे सीधा लगती। मैंने टाइम फ्रीज इस्तेमाल किया। 10 सेकंड, 3 कदम पीछे पहुंचा, नली सटाई, बैंग। अगले ही पल वो फट गया। एक जिंदा बम। मैं हवा में उछल गया। दर्द, अंधेरा, संक्रमित पास आ रहे थे। मैं उठ नहीं पाया। और तभी प्रिया, वह मेरे ऊपर झुकी। और फिर एक अदृश्य दीवार, लाल ऊर्जा का गुंबद। संक्रमित टकराकर रुक गए। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो चमक रही थी। चलो, उसने कहा। अंदर। हम फार्मेसी में घुस गए। दरवाजा बंद। शांति। पीछे के कमरे में बैठकर हांफते हुए। वो क्या था? उसने पूछा। वायरस, मैंने कहा। उसने तुम्हें भी क्षमता दी है। जैसे सुपर पावर? कुछ ऐसा ही। मैंने लाल क्रिस्टल निकाला।
मैं समय रोक सकता हूं। और तुम? सुरक्षा दीवार। लेकिन हम वही हैं ना? मैंने धीरे से कहा। मुझे भी यही उम्मीद है। फिर वह सिर पकड़ने लगी। दर्द हो रहा है, उसने कहा। ये सामान्य है, मैंने कहा। लेकिन अगर स्टेबलाइज नहीं किया गया तो? मैं रुका। फिर धीरे से बोला, प्रिया, अगर तुम्हें चाहिए तो अभी से बेहतर समय नहीं है। प्रिया, मैंने धीमे से कहा, अगर इस प्रक्रिया को स्थिर करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है तो अभी से बेहतर समय कोई नहीं। उसका शरीर सख्त हो गया। कंधे तन गए, हाथ बीच में ही रुक गए, जैसे मेरे शब्दों के बोझ तले उसकी हर मांसपेशी जम गई हो। वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरा क्या मतलब है, इसमें कोई भ्रम नहीं था। यहां, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज छोटी सी, लगभग शर्मीली थी। जगह तंग है, मानता हूं, मैंने कहा, नजरें उस संकरे फार्मेसी के बैकरूम पर घुमाते हुए जहां चारों ओर शेल्फ थे। लेकिन यहां सिर्फ हम हैं। कोई अंदर नहीं आएगा, न तुम्हारी बहन, न बाकी लोग। ये जगह सबसे सुरक्षित है। घर पर बहुत रिस्क है और मैं इसे खींचना नहीं चाहता। तुम्हें पहले लक्षण महसूस हो चुके हैं। मेरा लहजा नरम पड़ गया। अगर इंतजार किया तो दर्द और बढ़ेगा। उसके होंठ खुले, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह हिचक और जरूरत के बीच फंसी हुई थी। गालों पर फैलती लाली उसकी झिझक और समझ दोनों को उजागर कर रही थी। मां, मुझे पता है तुम सही हो, उसने आखिरकार सांस लेते हुए कहा। मेरे भीतर राहत दौड़ी, हालांकि वही अजीब सी गर्माहट भी थी जो उसके चेहरे पर दिख रही थी। मैंने सिर हिलाया, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। तो जब तुम तैयार हो मुझे बता देना। मैं खड़ा हुआ और कमरे का जायजा लिया। दागदार फर्श उसकी त्वचा के लिए बहुत ठंडा होता और बाहर का हॉल तो और भी खराब, अंधेरा, गंदा, फफूंद की गंध से भरा। मेरी नजर दीवार से सटी भारी मेज पर पड़ी। सतह परफेक्ट नहीं थी, पर काम चल जाता। मुड़कर देखा तो प्रिया पहले ही अपनी जैकेट उतार रही थी। वह साधारण नीली शर्ट में खड़ी थी, अपने ही बाजू को थामे जैसे खुद को संभाल रही हो। वह बहुत संकोची लग रही थी, फिर भी उसने नजरें नहीं फेर लीं। मेज बेहतर रहेगी, मैंने नरमी से कहा। कम से कम फर्श से गर्म है। लेकिन फैसला तुम्हारा है। वह मेरे पास से गुजरी, इतनी करीब कि मुझे उसकी खुशबू आई, ताज़ा साबुन, और उसके नीचे कुछ गर्म सा, कुछ सिर्फ उसी का। मेरा दिल उछल गया। ये फिर से हो रहा था, लेकिन अलग तरह से। न मजबूरी में, न डर के साए में, बल्कि आपसी सहमति के साथ। कमरा अंधेरा था, इसलिए मैंने टॉर्च को शेल्फ पर रखा ताकि रोशनी सीधे हम पर पड़े, और प्रिया ने भी अपनी टॉर्च दूसरी जगह रखी, मगर रोशनी हम पर ही थी। सच कहूं तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था। उसने धूल झाड़ी, मेज से टिक गई और नजरें झुका लीं। उंगलियां किनारे से खेलने लगीं। ये पहली बार से ज्यादा शर्मनाक लग रहा है, उसने धीमे से कहा। अब मैं ज्यादा नर्वस हूं। हाँ, मैंने बुदबुदाया, जैकेट उतारते हुए। मुझे पता है। पहली बार मैंने अपने एहसास दबा दिए थे, खुद को सख्त कर लिया था। लेकिन अब मैं उसके करीब आ चुका था। यही बात इसे कहीं ज्यादा निजी और कठिन बना रही थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने बेल्ट खोली। जूते अलग रखे, पैंट नीचे खींची, लंबी, गोरी जांघें, कूल्हों की गोलाई, पैरों की नरमी सामने आ गई। मैंने झुककर उसके कपड़े समेटे और अपने पास करीने से रख दिए। सीने में बेचैनी सी भर गई। वह अब शर्ट और साधारण नीली पैंटी में खड़ी थी। गाल इतने लाल थे मानो जल उठेंगे। हवा में उसकी झिझक साफ महसूस हो रही थी, नजर न हट पाने लायक, फिर भी उसकी घबराहट नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। प्रिया, मैं करीब आया, हाथ उठाकर उसके गाल को छुआ। उसकी त्वचा गर्म थी, मेरे स्पर्श पर कांप उठी। वह सिहर गई, फिर धीरे धीरे मेरी आंखों में देखने लगी। अगर अच्छा न लगे तो बता देना, मैंने फुसफुसाया, और जवाब का इंतजार किए बिना उसके होंठ पकड़ लिए।
उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन फिर उसके होंठ नरम पड़े, हिचकिचाते हुए मेरे साथ चलने लगे, जैसे पहली बार चूमना सीख रही हो। उसका स्वाद नरम और मीठा था। इस बार सब कुछ अलग होना था। मैं चाहता था कि उसका डर ढीला पड़े, कि ये याद एक अच्छी याद बने। मेरा हाथ उसके गाल से गर्दन तक फिसला, अंगूठा हल्के से उसके कॉलर बोन पर ठहर गया। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, आधी करा, आधी सिसकी, जो सीधा मेरे अंदर उतर गई। उसकी उंगलियां मेज के किनारे कस गईं, और मैं और करीब झुक गया। मैंने उसका एक कांपता हाथ अपने हाथ में लिया, ताकि वह अकेली न महसूस करे। दूसरा हाथ उसके गाल पर ही रहा, होठों की लय के साथ सहलाता हुआ। जब मैं अलग हुआ, हमारे बीच लार की पतली सी डोर खिंची और टूट गई। प्रिया के होंठ चमक रहे थे, सांसें भारी थीं। जब उसकी हरी आंखें मेरी तरफ उठीं, तो मुझे निगलना पड़ा। आर्यन, उसने भरी आवाज में कहा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, सूजी हुई पलकें, बिखरे बाल, लाल होंठ। मेरा हाथ अपने आप नीचे गया और उसकी शर्ट के ऊपर से सीने की गोलाई को थाम लिया। उसने हल्की सी हाफ भरी, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। मैंने बटन एक एक कर खोले। कमरे में बस हमारी सांसों की आवाज थी। आखिरी बटन खुला और हल्की सी नीली लेस झलक गई। मैं झुककर उस नरम उभार पर चुंबन दे बैठा। उसकी सिहरन मेरे भीतर उतर गई। मेरे हाथ अब उसे थामे हुए थे, उसकी गर्मी हथेलियों में भरती हुई। क्या मैं देख सकता हूं? मैंने धीमे से पूछा। उसने शब्दों में जवाब नहीं दिया। शर्ट उतारी, क्लैप्स खोले और खुद को मेरे सामने खोल दिया। मैं पल भर के लिए सांस लेना भूल गया। वह संकोच और हिम्मत के बीच खड़ी थी। मैंने उसे थामा। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सांसों ने सब कह दिया। मैंने उसे फिर से चूमा, धीरे, गहराई से, जब तक वह मेरे सहारे कांपती न रह गई। और उसी क्षण मुझे पता था, यह सिर्फ जरूरत नहीं थी, यह भरोसा था। हाँ। प्रिया की जांघें मेरे हाथ के चारों ओर कस गईं। उसकी पूरी देह झटके से कांप उठी और उसकी आवाज गले में अटककर टूट सी गई। कपड़े के आर पार उसकी देह मेरे उंगलियों से धड़कती हुई कांप रही थी, कूल्हे बेकाबू थरथरा रहे थे, जैसे उसकी चरम अनुभूति की लहर उस पर पूरी तरह छा गई हो। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं, हर सांस गले में अटकती, हर छोड़ी हुई सांस कांपती हुई। वह मेज से टिककर ढीली पड़ गई, बाहें मुश्किल से उसे संभाल पा रही थीं, और रिलीज के बाद के झटकों में उसका शरीर सिहरता रहा। मैं थोड़ा पीछे हटा, उसे देखते हुए, हर बारीकी को भूखे आदमी की तरह आंखों में भरता हुआ। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, निप्पल गहरे लाल, मेरी जीभ और होठों के निशानों से चमकते हुए। उसकी छाती और गर्दन पर हल्के हल्के निशान थे, इस बात के सबूत कि मैं उसे कितना चाहता था, कितनी बेसब्री से चूमा था। फिर मेरी नजर नीचे गई। उसकी पैंटी पूरी तरह भीग चुकी थी, नीला कपड़ा पारदर्शी सा हो गया था, उसकी देह से चिपका हुआ, सूजे हुए मोड़ों की रेखाएं साफ झलक रही थीं। नमी की धारियां रोशनी पकड़ रही थीं, और किनारों से लाल रोए की हल्की सी झलक दिख रही थी। वह दृश्य मेरे भीतर जलकर स्मृति बन गया। मेरे अंडरवियर में मेरा लिंग बुरी तरह धड़क रहा था, तनाव में, और ज्यादा मांगता हुआ। तेज सांस लेते हुए मैंने अपनी शर्ट उतारी, बैकरूम की क्रीबी हवा में मेरी त्वचा तुरंत गर्म हो गई। प्रिया ने सिर थोड़ा झुकाया, अभी भी संभलती हुई, अधखुली आंखों से मुझे देखती हुई, चेहरा तपता हुआ। मैं आगे बढ़ा, उसकी पैंटी के कमरबंद में उंगलियां फंसाई और उसे नीचे खींचने लगा। भीगा कपड़ा उसकी अति संवेदनशील देह से रगड़ खाता हुआ नीचे आया तो वह करा उठी, उसके कूल्हे बेबस होकर झटके से हिले। जैसे ही उसकी देह नजर आई, मैं ठिठक गया, गला सूख गया। वह खूबसूरत थी। गुलाबी मोड़ हल्के से खुले हुए, पिछले उन्माद से सूजे हुए, उसकी क्रीमी नमी से चमकते हुए। उसकी हाल की कुमारी छेदन की हल्की लालिमा अब भी दिख रही थी, जो उसे और भी कोमल, और भी असहाय, और भी लुभावना बना रही थी। बूंदें उसकी भीतरी जांघों से धीरे धीरे फिसल रही थीं, जब मैंने पैंटी पूरी तरह उतार दी, एक टांग उठाकर कपड़ा निकालते हुए, फिर उसे एक और फेंक दिया। प्रिया ने सांसें संभालने की कोशिश की,
उसकी छाती अब भी हाफ रही थी, निप्पल सख्त थे। उसकी धुंधली, असमंजस भरी आंखें मुझे देख रही थीं। जब मैंने उसके कूल्हे थामे और उसे हल्के से उठाकर मेज पर बैठा दिया, उसकी टांगे किनारे से लटकती हुई। आर्यन, उसने कांपती आवाज में कहा, बाहें मेज पर टिकाए, इतनी खुली कि वह सिहर उठी। मैंने उसकी जांघ सहलाई, फिर उंगलियां बीच की फिसलन भरी गर्मी तक ले गया। हाँ, जैसे ही मैंने उसे छुआ, वह चौंक कर चीख उठी। उसने मेरी कलाई के चारों ओर जांघें कस लीं और झटके से पीछे हटने की कोशिश की। मैंने हाथ धीरे से हटाया, उसकी चौड़ी, शर्म से भरी आंखों से नजर मिलाई और बिना नजर तोड़े अपनी गीली उंगलियां होंठों तक ले गया। स्वाद एक साथ तीखा और मीठा था, किनारों पर नमकीन, भीतर से क्रीमी। मेरा लिंग दर्दनाक ढंग से और सख्त हो गया। प्रिया की लाली और गहरी हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने हकलाते हुए कहा, बालों के पीछे चेहरा छुपाते हुए। क्योंकि, मैं पास आकर धीमी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा स्वाद कमाल का है। वह कुछ कह पाती, उससे पहले ही मैं झुका, उसकी जांघें खोलते हुए उसके पैरों को अपने कंधों पर रख दिया। वह चौंक कर सिसकी, स्थिति की अश्लीलता पर उसका चेहरा और लाल हो गया, उसकी देह पूरी तरह खुली, टॉर्च की रोशनी में चमकती हुई। आर्यन, ये बहुत शर्मनाक है, उसने हांफते हुए कहा, हिलने की कोशिश करते हुए, पर उसकी टांगें कांप रही थीं और उसने खुद को पूरी तरह अलग नहीं किया। मैंने गहरी सांस ली, उसकी उत्तेजना की कच्ची, गाढ़ी खुशबू ने मुझे भर दिया। बस ढीली हो जाओ, मैंने फुसफुसाया और अपना मुंह नीचे ले गया, होंठ उसकी भीगी देह को छूते हुए। जैसे ही मेरी जीभ उसके बीच फिसली, प्रिया चीख उठी, सिर पीछे गिरा, हाथ मेज पर पटक दिए। हाँ, अन्ना। उसका शरीर जोर से उछला, जांघें मेरे सिर पर कसने की बेकार कोशिश करती रहीं, मगर मैंने उसे थामे रखा, जीभ धीरे धीरे ऊपर खींचते हुए, उसकी क्रीमी गर्मी का हर स्वाद समेटता हुआ। हान। आर्यन। रुको। हान। वहां मत, उसकी चीखें टूटती रहीं, उसकी पीठ में से उठी, फिर से गिर पड़ी, लकड़ी हल्की सी कराही। हर धड़कन, हर बहाव पर मैं और गहरा गया, होंठों से चूसते हुए, जीभ से लपकते हुए, मानो उसे पूरी तरह पी जाना चाहता हूं। कमरे में गीली आवाजें बेशर्म गूंजने लगीं। ओहन, हाँ, ओह गॉड, आर्यन, उसकी आवाज टूट गई, उसका हाथ अपने सीने पर गया, निप्पल को कसकर थामते हुए। मैं उसकी देह से मुस्कराया और फिर होंठ पूरी तरह उसके मोड़ों पर सील कर दिए, जोर से चूसते हुए, एक और टूटी हुई चीख खिंच गई। हंगा। उसकी जांघें कांपी, टखने पल भर को मेरी पीठ के पीछे क्रॉस हुए, फिर ढीले पड़ गए। वह फिर से चरम पर पहुंची, कमजोर कूल्हे मेरे मुंह से टकराते रहे, उसका उन्माद मेरी जीभ पर छलक गया। जब मैं अलग हुआ, उसकी देह चमक रही थी, लाल, सूजी हुई। मैंने होंठों पर जीभ फेरी, आखिरी स्वाद संजोते हुए, फिर खड़ा हो गया। प्रिया मेज पर ढह गई, मुंह खुला, उथली सांसें, हर सांस एक हाफ। उसकी छाती तेज लय में उठ गिर रही थी, निप्पल लाल और संवेदनशील थे। अब मैं और रोक नहीं सका। मैंने अपनी पैंट और अंडरवियर नीचे खींचे, मेरा लिंग भारी और धड़कता हुआ बाहर आया। प्रिया, मैंने नरमी से कहा, झुककर उसके बाल चेहरे से हटाते हुए। वह अधखुली आंखों से मुझे देख रही थी, अब भी चकराई हुई। मैंने उसे चूमा, जीभ उसके होंठों पर फिसली, उसने कमजोरी से पर खुशी से जवाब दिया। अलग होकर मैंने कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, ठीक है? उसकी छाती तेजी से उठी, लाल गालों के साथ उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने अपने लिंग को आगे बढ़ाया, भीगे हुए प्रवेश पर टिकाते हुए, उसकी फिसलन से उसे लपेटते हुए। हाँ, ये गरम है, उसने फुसफुसाया। गरम तो तुम हो, मैंने कहा। जब उसने पूरा देखा, मेरा मोटा आकार उसकी कोमल देह के सामने, उसने निगल लिया, जांघें घबराकर हिली। मैंने उसकी एक टांग फिर कंधे पर रखी, उसे थामते हुए। वह थकी हुई थी, अब मैं उसे मार्गदर्शन दूंगा। पेट पर हाथ रखकर मैंने उसकी धड़कन महसूस की और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ, प्रिया का मुंह बिना आवाज की चीख में खुल गया, देह मेरे चारों ओर फैलती गई। भीतर से भीगी,
मगर असंभव रूप से कसी हुई, हर इंच पर मुझे जकड़ती हुई। मेरे गले से कराह निकली। घा। मैंने खुद को रोका, यह जल्दी खत्म नहीं होना था। मैं उसके साथ, उसके भीतर, इसे पूरा करना चाहता था। मैं पीछे हटा, फिर आगे, धीमी, स्थिर लय में। आहन। आर्यन। ये। बहुत। उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई, उंगलियां मेज से चिपकी रहीं। हर धक्का और गहरा, देह मुझे पकड़े हुए, छोड़ना न चाहती हुई। कमरे में हमारे शरीरों की आवाज गूंजती रही, गीली, तेज। मैंने लय जमाई, पहले धीमी, फिर गहरी। कूल्हे उससे लगे, वह कराह उठी। हमन। हा। आर्यन। ये। बहुत ज्यादा। मैंने पकड़ कसी, और इस बार जोर से आगे धकेला। वह चीख उठी। समय खिंच गया। कुछ ही मिनटों में वह मेरे नीचे तड़प रही थी, कूल्हे मेरी लय पकड़ते हुए। उसकी आवाजें बिखर गईं, अब कोई रोक नहीं। हाँ न। आह। आर्यन। मैंने कोण बदला, भीतर उस जगह पर घिसते हुए। वह लगभग चीख पड़ी। हाँ। वहां। ओह। वहां। उसके नाखून मेरी पीठ पर गड़ गए, वह फिर टूटी। मैंने रफ्तार कम नहीं की, हर झटके को समेटते हुए। आखिरकार, मैंने उसकी सूजी हुई नोक पर उंगली रखी, लय में घुमाते हुए। हाँ आन। उसकी देह टूट पड़ी, असहनीय कसाव ने मुझे जकड़ लिया, और मैं पूरी तरह उसके भीतर समा गया। प्रिया ढह गई, कांपती हुई, हाफती हुई, और मैं भी उसके भीतर, उस तीव्रता में खोता हुआ, हम दोनों एक साथ सिहरते हुए। उसके बाद जो खामोशी छा गई, वह बहुत गहरी थी। उसे तोड़ने वाली बस हमारी सांसों की धीमी सी आवाज थी, जो धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। प्रिया और मैं अब भी फार्मेसी के उस तंग से बैकरूम में थे। हवा में अब भी हमारे शरीरों की मिलीजुली गंध तैर रही थी, पसीने और चाहत की। प्रिया मेडिकल सप्लाई के डिब्बों के ढेर के सहारे पीठ टिकाए बैठी थी। उसके घुटने सीने से लगे हुए थे, एक ऐसा अंदाज जो एक साथ कमजोर भी लगता था और खुद को बचाने वाला भी। उसकी शर्ट कंधों पर ढीली लटक रही थी, आधी अधूरी बटन लगी हुई, जल्दबाजी में खुद को ढकने की कोशिश का नतीजा। उसकी कॉलरबोन की नाजुक लकीरें अब भी पसीने से चमक रही थी। उसके गालों की लाली पूरी तरह उतरी नहीं थी, गुलाबी और कोरल रंग उसकी आमतौर पर फीकी त्वचा पर उसे किसी तरह और भी नाजुक बना रहे थे। मैं जब भी सोचता कि वह नहीं देख रही, मेरी नज़र अनजाने में उसी पर चली जाती। जो कुछ हमारे बीच हुआ था, वह अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। 3 बार। वह 3 बार चरम पर पहुंची थी। आखिरी बार तो उसके गले से निकली वह आदिम सी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे यकीन था, मीलों दूर तक कोई भी संक्रमित उसे सुन सकता था। उस पल की याद, उसका शरीर मेरे नीचे मुड़ता हुआ, उसकी उंगलियां मेरे कंधों में धंसी हुई, और मेरा नाम पुकारती हुई, मेरी रगों में फिर से आग दौड़ा गई। खुद पर काबू रख, मैंने सोचा और नजरें हटा लीं। आखिर यह उसका दूसरा अनुभव था। उस तीव्रता के बाद वह बेहोश हो गई थी, उसका शरीर उन एहसासों से भर गया था, जिन्हें वह अभी समझना सीख ही रही थी। लेकिन सच यह था कि मुझे और चाहिए था। अभी भी, उसे खुद को संभालते हुए देखते हुए, मेरे अंदर वही भूख फिर जाग रही थी। यह चाह हर मुलाकात के साथ और गहरी होती जा रही थी। 4 महिलाएं। इतने कम समय में 4 अलग अलग जिंदगियां। सिया, प्रिया, रिया और नंदिनी। हर अनुभव अलग था, खास था, और फिर भी हर एक ने मेरे भीतर इस बढ़ती हुई तलब को और भड़का दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। उन्हें स्थिर रखने के लिए, वायरस को उनके दिमाग को तोड़ने से रोकने के लिए, मुझे उनके साथ कई बार और होना पड़ेगा। यह सोच डराने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे अंदर का कोई अंधेरा, स्वार्थी हिस्सा इस ख्याल से रोमांचित हो उठा। प्रिया जरा सी हिली और उसके चेहरे पर दर्द की हल्की सी शिकन उभरी, याद दिलाने के लिए काफी थी कि हमने एक दूसरे को कितनी गहराई से महसूस किया था। वह दर्द में थी, उसका शरीर अभी इन नए अनुभवों का आदी हो रहा था। यह जानकर कि वह सुख मैं ही उसे दे पाया था, मेरे भीतर एक अजीब सी अधिकार भावना भर गई, जिस पर मुझे शायद शर्मिंदा होना चाहिए था। प्रिया। मैंने चुप्पी तोड़ी।
वह हल्का सा चौंकी और मेरी तरफ देखने लगी। हूँ? उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी, थकी हुई, भावनाओं से भरी। तुम कैसी महसूस कर रही हो? मैं आगे झुका। यह सिर्फ औपचारिक सवाल नहीं था। मुझे सच में जानना था। व्हाइट लेडी के अनुसार मेरा योगदान उसके शरीर में डुलाहन वायरस को कुछ हद तक स्थिर कर देना चाहिए था। प्रिया ने पल भर सोचा, जैसे अपने शरीर और दिमाग की हालत टटोल रही हो। ठीक हूं। फिर वह रुकी। उसकी आंखें जरा सी फैल गईं। असल में अब सिरदर्द नहीं है। कई दिनों से जो दबाव था वह गायब हो गया है। और मैं हल्की सी महसूस कर रही हूं, जैसे कोई बोझ था जिसका एहसास मुझे अब हुआ जब वह हट गया। मेरे भीतर राहत की लहर दौड़ गई। समझ गया। मैं मुस्कुरा उठा। तो व्हाइट लेडी सच कह रही थी। यह अजीब, नैतिक रूप से उलझा हुआ तरीका सच में काम कर रहा था। मैं उन्हें बचा सकता था, सच में बचा सकता था। कुछ बार और वे इस पागलपन से मुक्त हो सकती थी। लेकिन राहत के साथ ही चिंता भी आ गई। सिया, वह कहाँ थी? क्या वह सुरक्षित थी? क्या वह भी वही झेल रही थी जो प्रिया झेल रही थी? यह सोचकर ही मेरा पेट कस गया। इस अराजक दुनिया में किसी एक इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन था, वह भी सिर्फ एक छोटे रेडियो के सहारे। धन्यवाद। प्रिया की धीमी आवाज ने मुझे सोचों से बाहर खींचा। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं इसके खिलाफ नहीं था। मेरी बात थोड़ी रूखी लग गई और उसके गाल फिर लाल हो गए। मतलब, मुझे भी अच्छा लगा। समझ रही हो ना? प्रिया ने नजरें झुका ली। हमें सोना चाहिए, मैंने कहा। सुबह निकलेंगे। वह हिली, ठंड से कांप रही थी। तुम यहीं सो जाओ, मैंने कहा। ठंड है। हम एक दूसरे की गर्मी बांट लेंगे। वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। उसका कंधा मेरे कंधे से लगा। उसकी गर्माहट सुकून दे रही थी। आर्यन, उसने बहुत धीमे से कहा। हाँ? तुमने कहा था, अपनी ताकत की वजह से तुम किसी एक के साथ रिश्ता नहीं रख सकते? हाँ। शायद। मेरा भी वही हाल है, उसने कहा। अब तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। प्रिया, मुझे पता है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम अच्छे इंसान हो। वह मेरी कंधे से टिक गई। हम दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद वह सो गई। और उसकी सांसों की लय के साथ साथ मैं भी नींद में डूब गया। सुबह हमें किसी कोमल रोशनी ने नहीं, बल्कि एक संक्रमित की गुर्राहट ने जगाया। प्रिया जाग रही थी। तुम जाग रही हो? हूं। हम उठे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचा, शायद जरा ज्यादा जोर से। वह मेरे सीने से टकरा गई। सॉरी। कुछ अजीब था। मैं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। आर्यन। हाँ? तुम बदल गए हो। लंबे लग रहे हो। मैं शीशे के सामने गया। वह चेहरा मेरा था, पर वैसा नहीं जैसा मैं जानता था। ज्यादा नुकीला, ज्यादा सधा हुआ। मेरी त्वचा फीकी, लगभग अलौकिक। मेरे शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने धीमे से बुदबुदाया। सुबह की ठंडी हवा ने हमें छुआ, जैसे ही प्रिया और मैं फार्मेसी की उस तंग जगह से बाहर निकले। मुझे उम्मीद थी कि सड़क अब भी संक्रमितों से भरी होगी, वे भयानक जीव जो कुछ ही घंटे पहले उस रहस्यमय फायर स्पिटर की वजह से इकट्ठा हो गए थे। लेकिन इसके बजाय हमें एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। बस दूर दूर से आती कराहों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। जो संक्रमित झुंड इमारत को घेरे हुए था, वह अब जा चुका था। दिन के उजाले में वे अपने अंधे कोनों में लौट गए थे। यह एक छोटी सी राहत थी। चलो,
प्रिया, मैंने कहा और उसकी तरफ देखा। कपड़े पहनने और निकलने की तैयारी के बाद से वह कुछ ज्यादा ही चुप थी और मुझे चिंता होने लगी थी कि वह हमारे बीच हुई हर बात को कैसे समझ रही है। हाँ हाँ, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली तो उसकी आवाज़ हल्की सी काँप गई। मैंने देखा कि वह तुरंत नज़रें झुका लेती है और उसकी गर्दन तक हल्की लालिमा फैल जाती है। यह समझ में आने वाली बात थी। हमारे बीच जो हुआ था, उसके बाद मेरे शरीर में आए बदलाव अब छिपाए नहीं जा सकते थे। फार्मेसी के धूल भरे शीशे में मैंने खुद देख लिया था, मेरी शक्ल में कुछ बुनियादी सा बदल रहा था। कुछ ऐसा जो मुझे बाकियों से अलग बनाता था। प्रिया, जो इतने करीब से मुझे देख चुकी थी, थकान और जुनून के उन शांत पलों में सबसे पहले इसे महसूस करने वाली थी। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि म्यूनिसिपल ऑफिस में बाकी लोग इसे डर या शक की नज़र से न देखें। क्या तुमने मॉर्निंग आफ्टर पिल ले ली थी, प्रिया? मैंने चुप्पी तोड़ी। सवाल जरूरी था, लेकिन सुबह की ठंडी हवा में कुछ ज्यादा ही रूखा लग रहा था। जब हम फार्मेसी में फंसे थे, मैंने उससे जरूरी दवाइयां लेने को कहा था, जिसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी शामिल थी। हालात को देखते हुए यह जरूरी था। प्रिया का हाथ अनजाने में उसके पेट पर चला गया, इतनी जल्दी कि शायद मैं ही कल्पना कर रहा था। मुझे सुरक्षित होना चाहिए, उसने कहा। लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखूंगी। समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, मैंने उसे और बोलने पर मजबूर नहीं किया। बस सावधान रहना। अभी गर्भावस्था और बच्चा। मैं बात पूरी नहीं कर पाया। किसी और दुनिया में, किसी और हालात में नई जिंदगी की संभावना खुशी की बात होती। लेकिन यहां, जहां संक्रमित सड़कों पर घूम रहे थे और अजीब ताकतें मेरे जैसे लोगों का शिकार कर रही थीं, एक बच्चे को इस दुनिया में लाना लगभग निर्दयी लगता था। कम से कम तब तक नहीं, जब तक हम यह तय न कर लें कि हम ऐसा कर भी सकते हैं। और अगर प्रिया सच में चाहती हो। रुको, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं तो ऐसे सोच रहा था जैसे वह मेरी गर्लफ्रेंड या पत्नी हो। मैंने झटके से सिर हिलाया। हम कई ब्लॉकों तक चुपचाप चलते रहे। फिर प्रिया ने कहा, वैसे आर्यन, म्यूनिसिपल ऑफिस पर हमसे पहले ही हमला हो चुका था। जैसा तुमने कहा था। तुम्हें नहीं लगता कि यह हमला यूं ही नहीं था? हाँ, मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। अब मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने हमला किया क्योंकि वहां कोई असामान्य इंसान है। कोई मेरी तरह। क्या तुम्हें पता है वह कौन हो सकता है? उसने पूछा। नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा। कोई भी हो सकता है। हो सकता है उसे खुद भी अपनी ताकतों का एहसास न हो। लेकिन जब तक वह वहां है, उसके आसपास रहने वाले लोग निशाने पर रहेंगे। और अब उन्हें पता चल चुका है। हमें आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हारा क्या? प्रिया ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। शायद मैं अब भी नजर से दूर हूं। अगर किसी ने मुझे फायर स्पिटर को नष्ट करते नहीं देखा, तो। लेकिन मैं रुका। मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा समय तक ऐसे चलेगा। सच कहूं तो, किसी और निशाने पर आए इंसान के पास रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मतलब साफ था। सबसे सुरक्षित रास्ता। शायद मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन प्रिया को और बाकी सबको छोड़ने का ख्याल ही मुझे भीतर से बीमार कर रहा था। तुम जाने के बारे में सोच रहे हो? प्रिया ने कहा। मैं जिंदा रहने के बारे में सोच रहा हूं, मैंने जवाब दिया। हम सब के लिए। वह कुछ देर चुप रही। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, आर्यन। शायद, मैंने कहा। मुझे खुद नहीं पता। इसके बाद हम ज्यादा नहीं बोले। म्यूनिसिपल ऑफिस नजर आने लगा। लोग टूटे हुए बैरिकेड्स की मरम्मत कर रहे थे। तुम दोनों जिंदा हो, क्लारा ने कहा। भगवान का शुक्र है। हमने हालात समझाए। मार्टिन दौड़ता हुआ आया। मुझे पता था। तुमने ही उस चीज को गिराया है। लोगों के चेहरे पर राहत थी। मैंने बंदूक के बारे में बताया।
कोई बात नहीं, मार्टिन हंसा। लेकिन मैंने सावधान किया, यह खत्म नहीं हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने यहां से जाने के बारे में सोचा है। मार्गरेट ने धीरे से कहा, यह हमारा घर है। मैं समझता था। सावधान रहिए, मैंने बस यही कहा। फिर उसने कहा, तुम यहां कभी भी लौट सकते हो। हमने विदा ली। लेकिन जाते जाते मेरी गर्दन के पीछे झुरझुरी दौड़ गई। एक टूटी खिड़की से 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। वांडा। अगले ही पल वह गायब हो गई। हम निकल पड़े। लगता है जैसे हफ्तों हो गए हों, प्रिया ने कहा। हाँ, बहुत कुछ हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। अब मेरी नई ताकत के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। मुझे पता है